हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। तो आज की हमारी मूवी है टोगो। दोस्तों, आज की हमारी ये मूवी एक रियल लाइफ हीरो की स्टोरी है। और दोस्तों, ये हीरो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉग होता है। तो चलिए आज की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एक डॉगी रियल लाइफ हीरो बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है सन 1913 से। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक इंसान दिखाया जाता है जिसका नाम लियोनार्ड सेपाला होता है, और वो अपनी वाइफ के साथ यूएसए अलास्का के एक छोटे से शहर नोम में रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलास्का एक काफी ठंडी जगह होती है और साल में ज्यादातर समय यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। वहाँ पर लियोनार्ड सेपाला अपने डॉग्स के जरिए स्लेज कार चलाकर अपना घर चलाया करता था। अब दोस्तों, समय होता है सन 1913 का, और सेपाला के कैनल में एक छोटा सा पपी जन्म लेता है। लेकिन वो पपी काफी कमजोर होता है और बाकी पपीज के मुकाबले साइज में काफी छोटा भी होता है, जिस वजह से उस पपी की तबीयत खराब भी हो जाती है। लेकिन सेपाला की बीवी को उस पपी पर तरस आ जाता है और वो उस पपी को अपने घर के अंदर ले आती है। लेकिन जब सेपाला को ये बात पता चलती है तो वो अपनी बीवी पर काफी नाराज होता है और उससे बोलता है कि हमारा काम डॉग्स का है, और अगर हम कमजोर डॉग्स को अपने पास रखने लगेंगे तो हमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। इसके बाद सेपाला की बीवी बोलती है कि अगर हमने इसको ऐसे ही बाहर छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। अब सेपाला अपनी बीवी से कहता है कि इसके लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि ये इतना कमजोर है और ये बड़ा होकर कभी भी स्लेज डॉग नहीं बन पाएगा, और आने वाले समय में इसके पपीज भी इसी की तरह कमजोर निकलेंगे, तो इस पपी से हमें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अब किसी तरह सेपाला की बीवी उस पपी को उसकी कंडीशन ठीक होने तक अपने घर में रखने के लिए मना लेती है। अब कुछ ही दिनों में उस पपी की कंडीशन काफी बेहतर हो जाती है और सेपाला फिर से उस पपी को कैनल के अंदर छोड़ देता है। अब जैसे जैसे वो पपी बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसकी शरारतें बढ़ती जाती हैं। जब भी सेपाला उस पपी को कैनल के अंदर छोड़ता था, वो पपी उसके नीचे गड्ढा कर कर उस कैनल से बाहर निकल आता था और सेपाला को परेशान करने लगता था। दरअसल वो पपी सेपाला के साथ खेलने की कोशिश करता था, लेकिन सेपाला को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब जब भी सेपाला अपने डॉगीज को लेकर स्लेज कार की ट्रेनिंग देने के लिए ले जाता था, वो पपी पीछे पीछे आ जाता था, जिससे सेपाला के स्लेज कार के डॉगीज में उथल पुथल हो जाती थी और उसके बाद सेपाला को घर वापस आना पड़ता था। अब एक बार सेपाला अपनी कैनल के चारों तरफ जमीन में पत्थर भर देता है ताकि वो पपी गड्ढा करके उस कैनल से बाहर ना आ सके, लेकिन उसके बावजूद वो पपी उसके नीचे से गड्ढा करके बाहर आ जाता है और फिर से सेपाला के डॉग्स को आकर परेशान करने लगता है। अब इसके बाद सेपाला उस पपी से काफी इरिटेट हो जाता है और वो उसको अपने घर के अंदर बंद कर देता है और उसके बाद अपने डॉगीज को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। लेकिन दोस्तों, उस पपी का दिमाग काफी तेज होता है और वो किसी न किसी तरीके से उस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है, और वो उस घर से बाहर आकर फिर से सेपाला के पीछे पीछे भागने लगता है। और एक बार फिर सेपाला को अपने डॉगीज को बिना ट्रेनिंग दिए ही घर वापस लौटना पड़ता है। अब उस पपी के काफी शरारती होने की वजह से सेपाला उस पपी से काफी परेशान हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस पपी को किसी और को दे देगा। अब सेपाला के इस डिसीजन से उसकी वाइफ काफी नाराज हो जाती है, पर इसके बावजूद सेपाला उस पपी को अपने फ्रेंड को दे देता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पपी को अपने फ्रेंड को देने के बाद सेपाला काफी आराम से अपने घर की छत की मरम्मत कर रहा होता है, पर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसको वो फ्रेंड वापस आता है और सेपाला को उसका पपी वापस कर देता है, और वो सेपाला से कहता है कि ये पपी मेरा उतना काम नहीं करेगा जितना मेरा नुकसान कर देगा। अब इसके बाद सेपाला की वाइफ काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो पपी अब उनके पास वापस आ गया होता है। लेकिन सेपाला ने अभी हार नहीं मानी होती है, वो उस पपी से अभी भी छुटकारा पाना चाहता है। अब वो उस पपी को एक औरत के यहाँ पे दे आता है जो कि उस पपी को एज ए पेट पालना चाहती थी। वो औरत सेपाला से कहती है कि मुझे एक डॉगी की काफी जरूरत है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहाँ पर काफी सारे भेड़िया आ जाते हैं, और अगर मेरे पास कोई डॉग रहेगा तो उसके बाद कोई भी भेड़िया यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। अब इसके बाद सेपाला और उसकी बीवी वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों, वो पपी इतना शरारती होता है कि वो अपनी नई ओनर के कंट्रोल में नहीं आता और वो अपनी नई ओनर के घर का कांच तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब उस समय सेपाला अपने डॉगीज के साथ स्लेज कार की ट्रेनिंग के लिए गया होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो पपी फिर से आ जाता है और उस स्लेज कार के सभी डॉग्स में खलबली मचा देता है। तभी सेपाला देखता है कि उस पपी के पैर में से खून निकल रहा होता है, जो कि उस कांच से चोट लगने की वजह से निकल रहा होता है। अब सेपाला उस पपी को उठाकर अपनी स्लेज कार पे बिठा देता है, लेकिन वो पपी वहाँ से उतरकर स्लेज कार के डॉग्स की जगह खड़ा हो जाता है।
अब इतना सब होने के बाद सेपाला उस पपी को स्लेज डॉग बनने का एक मौका देता है और वो उस पपी को स्लेज कार को खींचने वाले सबसे पीछे वाले डॉगी के साथ बांध देता है। अब इसके बाद जब सेपाला वो स्लेज कार चला रहा होता है तभी वो देखता है कि वो पपी अपने साथ वाले डॉगी को पीछे छोड़ देता है और उससे आगे दौड़ने लगता है। अब सेपाला उस पपी को एक प्लेस आगे बांध देता है, लेकिन जब फिर से सेपाला वो स्लेज कार चला रहा होता है वो देखता है कि वो फिर से अपने साथ वाले डॉगी को पीछे छोड़ देता है। अब ये सब देखकर सेपाला काफी हैरान हो जाता है और धीरे धीरे वो पपी सेपाला की स्लेज कार के सभी डॉगीज को पिछाड़ देता है। अब ये सब देखकर सेपाला काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो पपी साइज में काफी छोटा होने के बावजूद इतने बड़े बड़े डॉग्स को स्लेज कार में पिछाड़ देता है। अब इसके बाद सेपाला उस पपी को स्लेज कार में सबसे आगे बांधता है और वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी स्लेज कार के सभी डॉग्स उस पपी का कहना मान रहे होते हैं। अब इसके बाद सेपाला अपने घर आता है जहाँ पर उसकी बीवी देखती है कि सेपाला ने उस पपी को अपनी स्लेज कार में सबसे आगे बांध रखा होता है और वो ये सब देखकर काफी खुश हो जाती है। अब सेपाला अपनी बीवी से कहता है कि जिस पपी को मैं कमजोर और शरारती समझता था वो पपी तो एक लीड डॉग निकला। दोस्तों, लीड डॉग का मतलब होता है जो अपने साथ के सभी डॉग्स से एनर्जेटिक हो और उसके साथ के सारे डॉग्स उसका कहना माने। अब दोस्तों, सेपाला उस पपी से काफी खुश हो जाता है और वो उस पपी का नाम टोगो रखता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और टोगो 2 साल का हो जाता है और अब तक सेपाला ने टोगो को स्लेज कार में लीड डॉग की पूरी ट्रेनिंग दे दी होती है। अब इसके बाद सेपाला टोगो की हेल्प से काफी सारी रेस भी जीतता है, जिसमें से एक ऑल अलास्का स्वीपस्टेक्स की रेस भी होती है। अब इतना सब होने के बाद टोगो नोम का सबसे ज्यादा फेमस डॉग बन चुका होता है। अब दोस्तों, धीरे धीरे और समय बीतता है और अब टोगो 12 साल का हो चुका होता है। दोस्तों, ये समय होता है सन 1925 का और पूरे नोम में एक डिप्थीरिया नाम की बीमारी फैली होती है। ये बीमारी ज्यादातर छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। अब इसके बाद नोम के मेयर ये डिसाइड करते हैं कि वो नियाना शहर, जो कि नोम से लगभग 950 किलोमीटर दूर होता है, इस बीमारी की यानी डिप्थीरिया की एंटीडोट को प्लेन के द्वारा मंगवाएंगे। लेकिन उस समय चल रहे बर्फीले तूफानों की वजह से ये सब संभव नहीं हो पाता है और अब एक दिन मेयर इसी बात से परेशान होकर एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सेपाला भी होता है और अब वो उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन सभी बच्चों की जान कैसे बचाई जाए। अब उस मीटिंग के खत्म होने के बाद जब सेपाला हॉस्पिटल में जाकर उन बच्चों को देखता है जो कि उस बीमारी से लड़ रहे होते हैं और लगभग मरने की कगार पर होते हैं, वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी स्लेज कार से जाकर निनाना से एंटीडोट लेकर आएगा। और अब जब वो अपने घर आता है और अपनी बीवी को इस सब के बारे में बताता है तो उसकी बीवी काफी परेशान हो जाती है और वो सेपाला से कहती है कि एक ऐसा तूफान जो कि सदियों में एक बार आता है, उस तूफान में अपनी स्लेज कार पर 950 किलोमीटर का सफर करना एक सुसाइड करने जैसा है। अब सेपाला अपनी बीवी से कहता है कि अगर मैं टोगो को अपने साथ ले जाऊं तो शायद मैं उस एंटीडोट के सीरम को ला सकता हूं। लेकिन अब उसकी बीवी बोलती है कि टोगो 12 साल का हो चुका है, अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब शायद उसमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वो इतना लंबा सफर तय कर पाए। अगर तुम टोगो को अपने साथ लेकर जाते हो तो शायद ये आखिरी बार होगा जब मैं उसको जिंदा देख रही हूँ। अब सेपाला अपनी बीवी से कहता है कि अगर मैं टोगो को अपने साथ नहीं लेके गया तो ये आखिरी बार होगा जब तुम मुझे जिंदा देख रही होंगी, क्योंकि बिना टोगो की हेल्प के मैं इस तूफान में इतना लंबा सफर बिल्कुल भी तय नहीं कर पाऊंगा। अब इसके बाद सेपाला अपनी स्लेज कार को लेकर टोगो समेत अपने सभी डॉग्स के साथ अपने 950 किलोमीटर के लंबे सफर पर निकल पड़ता है। अब जब वो नोम से बाहर जा रहा होता है तो सभी लोग उसको अपने घरों से निकलकर बाय कहने के लिए आते हैं और सेपाला को मोटिवेट करते हैं। अब जब सेपाला अपने सफर में आगे जाता है तो उसका सामना बर्फीली आंधी से होता है और वो पल भर में उस आंधी में लगभग गायब सा हो जाता है और टोगो भी बिना हिचकिचाए उस बर्फीली आंधी में लगातार भागता रहता है और बाकी के डॉग्स उसकी बात मानते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। और अब काफी आगे आने के बाद सेपाला के सामने एक ढलान आती है और जैसे ही वो उस ढलान से नीचे उतरना शुरू करते हैं वहाँ पर तेज बर्फीली आंधी चलने लगती है, जिस वजह से सेपाला को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब वहाँ पे थोड़ी सी आगे चलकर एक खाई होती है, लेकिन उस बात का सेपाला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है और वो लगातार अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कहता रहता है। तभी टोगो को सही टाइम पर उस खाई का पता चल जाता है और वो रुक जाता है। उसी के पीछे पीछे बाकी के डॉग्स भी रुक जाते हैं और इसके बाद सेपाला और उसके सभी डॉग्स की जान बार बार बचती है। अब इसके बाद सेपाला अपना आगे का सफर जारी रखता है। अब निनाना जाने वाले रास्ते पर बीच बीच में कुछ आउटपोस्ट बने होते हैं। अब सेपाला रात होने पर उनमें से एक आउटपोस्ट पर रुक जाता है और वहाँ पर 2 लोग मौजूद होते हैं जिनमें से एक डॉक्टर होती है
और जब वो डॉक्टर टोगो का चेकअप करती है तो उसे पता चलता है कि टोगो के पैर में एक मोच आई होती है और फिर इसके बाद वो उसके पैर का ट्रीटमेंट करती है। अब जब सुबह होती है तो बाहर का मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन सेपाला उस मौसम में भी अपना सफर जारी रखना चाहता है और वो उस आउटपोस्ट से निकलते हुए उन दोनों से कहता है कि जब तक मैं एंटीडोट लेकर वापस ना आ जाऊं किसी भी इंसान के कांटेक्ट में मत आना, वरना तुम भी बीमार पड़ सकते हो। अब सेपाला निनाना जल्दी पहुंचने के लिए कुछ शॉर्टकट्स का यूज करता है, लेकिन वो शॉर्टकट्स काफी खतरनाक होते हैं, जिनमें से एक पानी की झील होती है जो कि बर्फीले तूफान की वजह से जम गई होती है। और अब निनाना जल्दी पहुंचने के लिए सेपाला उसी रास्ते का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अब तक उस जगह का तापमान -60 डिग्री से भी कम हो चुका होता है, लेकिन सेपाला अभी भी अपना सफर जारी रखता है और रास्ते में बीच बीच में अपने डॉग्स और टोगो को चिल्ला चिल्लाकर मोटिवेट भी करता रहता है। अब जब वो उस जमी हुई झील को पार कर रहा होता है तो स्लेज कार की वजह से वहाँ की बर्फ में दरारें आने लगती है और वो टूटने लगती है क्योंकि वहाँ की बर्फ काफी कमजोर होती है, जिसकी वजह से स्लेज कार के डॉग्स डरने लगते हैं। लेकिन टोगो बिना डरे उस झील को पार करता है और बाकी के डॉग्स भी टोगो की बात मानते हुए उसके पीछे पीछे स्लेज कार को खींचते रहते हैं। दोस्तों, ये सीन इस मूवी का एक बहुत ही बेहतरीन सीन है जो हमें सिखाता है कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में काफी रुकावटें आती हैं जो कि हमें डराकर हमें रुकने के लिए उकसाती हैं, लेकिन हमें उनसे डरकर रुकना नहीं चाहिए बल्कि उन रुकावटों का डटकर सामना करना चाहिए, जिस तरह टोगो ने उस झील को बिना डरे पार किया। और दोस्तों, दूसरी तरफ अब तक ये खबर आग की तरह फैल गई होती है कि एक आदमी अपने स्लेज डॉग्स के साथ -60 डिग्री से भी कम तापमान में डिप्थीरिया एंटीडोट सीरम लेने के लिए एक लंबे सफर पर निकला है। अब दोस्तों, उस जमी हुई झील को पार करने के बाद सेपाला अपने डॉग्स के साथ अपनी अगली आउटपोस्ट पर रुकता है और वो वहाँ पर थोड़ा आराम कर फिर से अपना सफर जारी रखता है। अब दोस्तों, दूसरी तरफ नोम के मेयर निनाना से वो एंटीडोट पोस्ट टू पोस्ट आगे बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं, जिससे सेपाला को ज्यादा सफर न तय करना पड़े और वो जल्दी से जल्दी एंटीडोट ला सके। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ सेपाला अपना टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट्स के जरिए जा रहा होता है और अब ये सिर्फ किस्मत के ऊपर होता है कि सेपाला और दूसरी तरफ से एंटीडोट लाने वाली स्लेज कार का रास्ता एक ही हो। अब सेपाला तेज तूफानी हवाओं में अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। अब दोस्तों, किस्मत से सेपाला उस स्लेज कार से जाकर मिल जाता है जो कि निनाना की तरफ से वो एंटीडोट सीरम ला रही होती है, जिसमें वो एंटीडोट रखी होती है। अब इसके बाद सेपाला उस सीरम को लेकर वापस नोम की तरफ लौटने लगता है और अब वो फिर से उसी आउटपोस्ट पर रुकता है जिसपे वो आखिरी बार रुका होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सेपाला हर बार टोगो को हर आउटपोस्ट पर अपने साथ ही रखता था। अब वो स्लेज कार वाला मशर जिसने सेपाला को वो एंटीडोट दी होती है वो भी उसके पास आकर उसी आउटपोस्ट पर रुकता है और अब वो भी सेपाला के साथ आराम कर रहा होता है। और अब वो दूसरा वाला मशर सेपाला से कहता है कि मैंने इस तूफान में सिर्फ थोड़ा सा ही सफर तय किया, लेकिन इस तूफान ने मेरे सभी डॉग्स को तोड़ कर रख दिया। मैंने आज तक अपनी लाइफ में टोगो जैसा डॉग नहीं देखा, लेकिन लगता है कि अब ये भी थक चुका है और अब बेहतर यही होगा कि तुम इसको यहीं पर छोड़ दो। लेकिन अब इसके बाद सेपाला कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं इसके बिना ये सफर तय नहीं कर सकता। और अब इसके बाद सेपाला उस मशर से वो सीरम यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू बोलता है और उस आउटपोस्ट पर थोड़ा सा आराम कर वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद सेपाला फिर से मेन रास्ते से जाने की बजाय शॉर्टकट यूज करता है जो कि उसी झील से होकर गुजरता है जहाँ से वो आया होता है। लेकिन अब वो झील धीरे धीरे पिघलना शुरू हो चुकी होती है और वहाँ की बर्फ पहले से काफी कमजोर हो गई होती है, लेकिन अभी भी टोगो उस झील को बिना डरे पार कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर बर्फ के टूटने की वजह से सेपाला की स्लेज कार फंस जाती है, लेकिन किसी तरह टोगो उसको भी खींच लेता है। अब यहाँ पर सेपाला फिर से अपने डॉग्स को चिल्ला चिल्लाकर मोटिवेट करने लगता है और टोगो और बाकी के डॉग्स उस स्लेज कार को खींचते रहते हैं। अब दोस्तों, आगे की झील की जमी हुई परत पिघलकर टूट गई होती है, फिर भी सेपाला के डॉग्स हार नहीं मानते और भागते रहते हैं। अब वो सब उस झील को पार कर जमीन पर पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन झील के पिघलने की वजह से जिस बर्फ के टुकड़े पर वो खड़े होते हैं वो टूटकर जमीन से काफी दूर हो जाती है। अब इसके बाद सेपाला टोगो को एक रस्सी से बांधकर जमीन पर फेंक देता है। अब दोस्तों, इसके बाद हमें इस मूवी का सबसे एपिक सीन देखने को मिलता है जिसमें टोगो अकेला उस बर्फ के टुकड़े को खींचता है और सेपाला और बाकी डॉग्स की जान बचाता है। अब दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी और ट्रू इवेंट्स के बेसिस पर बनाई गई है। जब मैंने इस सीन को पहली बार देखा था तो मैं भी इस सब पर विश्वास नहीं कर पाया था, लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इस मूवी में दिखाए गए ज्यादातर सीन
एकदम सच्चे हैं। तो चलिए अब आगे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। और अब वो इसके बाद टोगो को अपनी और बाकी के डॉग्स की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। अब दोस्तों सेपाला इसके बाद फिर से आगे बढ़ता है और आगे जाकर वो उसी आउटपोस्ट पर रुकता है जिसपे वो पहली बार रुका होता है और जहाँ पर वो लेडी डॉक्टर होती है। अब जब सेपाला उस आउटपोस्ट पर आराम कर रहा होता है तो वो डॉक्टर टोगो को एग्जामिन कर रही होती है और वो टोगो की कंडीशन देखकर रोने लगती है। और जब सेपाला उस डॉक्टर से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तो वो डॉक्टर कहती है कि ये धीरे धीरे मर रहा है और इसकी कंडीशन बहुत खराब है। अब दोस्तों इस सीन में वहाँ पर मौजूद वो तीनों लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ सेपाला की वाइफ अपने एरिया के एक मशर को सेपाला की हेल्प करने के लिए भेजती है और वो उसको अपने बचे हुए बेस्ट डॉग ले जाने के लिए बोलती है, जिनमें से वो लीड में फोक्स और बाल्टो को रखने के लिए बोलती है। अब इसके बाद वो मशर जिसका नाम गनर होता है वो फोक्स और बाल्टो को लीड में रखकर स्लेज कार से सेपाला की हेल्प करने के लिए निकल जाता है। अब दोस्तों जब सेपाला उस आउटपोस्ट से आराम कर कर वापस निकल रहा होता है कि अभी थोड़ी देर पहले जिस झील से वो आया होता है वो झील पूरी तरह से पिघल चुकी होती है और लगभग वहाँ पर सेपाला ने अपनी मौत को चकमा दिया होता है, क्योंकि अगर सेपाला उस रास्ते को पार करने में थोड़ा और लेट हो जाता तो वो आज जिंदा नहीं होता। अब दोस्तों जब सेपाला उस आउटपोस्ट से नोम की तरफ निकल रहा होता है तो वो टोगो को अपनी स्लेज कार से खोलकर स्लेज कार की सीट पर बिठा देता है और उससे आराम करने के लिए कहता है। लेकिन टोगो फिर से खड़ा होता है और अपने लीड डॉग की पोजीशन पर जाकर खड़ा हो जाता है। अब ये सब देखकर सेपाला टोगो को फिर से लीड डॉग की पोजीशन पर बांध देता है और अपना आगे का सफर शुरू करता है। अब दोस्तों काफी आगे चलकर फिर से बर्फीली आंधी शुरू हो जाती है जिसमें सेपाला को आगे का रास्ता देखने में काफी परेशानी हो रही होती है। और अब इसके बाद वो स्लेज कार को रोककर टोगो से कहता है कि मुझे माफ करना टोगो, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब तुम्हें ही हमें हमारी अगली पोस्ट तक ले जाना होगा, मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। और अब इसके बाद वो स्लेज कार पर अपना आगे का सफर शुरू करता है और इस बार सेपाला टोगो को कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा होता है, टोगो अपनी मर्जी से जा रहा होता है। और दोस्तों इससे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोगो बाकी के डॉग्स को गाइड करते हुए उस स्लेज कार को खींचकर अपनी नेक्स्ट आउटपोस्ट पर ले जाता है। अब दोस्तों उस आउटपोस्ट पर सेपाला को गनर मिलता है जिसको उसकी वाइफ ने सेपाला की हेल्प के लिए भेजा होता है। दोस्तों अब इसके बाद वो सब उस आउटपोस्ट में जाकर आराम कर रहे होते हैं। तभी उस आउटपोस्ट पर रहने वाला आदमी सेपाला से कहता है कि मुझे तो हैरानी होती है कि इतना लंबा सफर इस तूफान में एक 12 साल के बूढ़े डॉग ने तय किया है, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब इसके बाद गनर वो एंटीडोट लेकर नोम के लिए निकल जाता है और सेपाला, टोगो और उसके बाकी के डॉग्स उसी आउटपोस्ट पर आराम करते हैं। अब दोस्तों इतना लंबा सफर तय करने के बाद टोगो के पैर की मोच फिर से उभर गई होती है और अब टोगो को लंबे आराम की जरूरत होती है। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद गनर नोम तक पहुंच जाता है और वो एंटीडोट वो वहाँ के लोगों को दे देता है। अब वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर भी होता है और वो मशर से कहता है कि सर हमें रिकॉर्ड के लिए आपका और आपके लीड डॉग्स का नाम चाहिए। अब वो मशर कहता है कि मेरा नाम गनर है और मेरे लीड डॉग्स का नाम फोक्स और बोल्टो है। अब दोस्तों वो रिपोर्टर कंफ्यूज होकर द सेवियर ऑफ द नोम में गनर और उसके लीड डॉग्स बोल्टो का नाम डाल देता है और अब इस बड़ी कंफ्यूजन की वजह से सब गनर और बोल्टो को ही सेवियर ऑफ द नोम मान लेते हैं। अब दोस्तों उस एंटीडोट की हेल्प से नोम के सभी बच्चे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और अब कुछ समय बाद सेपाला भी अपने डॉग्स के साथ नोम लौट आता है और जब वो अपने घर आता है तो वो टोगो को अपने बेडरूम में ले जाकर अपने बेड के ऊपर लेटाकर सुला देता है। तभी उसकी वाइफ ये सब देखकर चौंक जाती है और सेपाला से कहती है कि हमारे बेडरूम में एक डॉग है। तभी सेपाला कहता है हाँ मैं जानता हूँ। दरअसल दोस्तों सेपाला ने आज तक किसी भी डॉग को अपने बेडरूम के अंदर आने नहीं दिया होता है, क्योंकि वो डॉग्स को डॉग्स की तरह रखता था, किसी पेट की तरह नहीं। लेकिन टोगो के साथ इस सफर ने सेपाला के मन में टोगो के लिए अपनापन बढ़ा दिया होता है और शायद वो उसको अवार्ड देना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया होता है। अब अगले दिन नोम के लोग और मेयर सेपाला के लिए थैंक यू गिफ्ट्स लेकर आते हैं और तभी उनमें से एक लड़की टोगो की कंडीशन को देखकर बोलती है कि क्या ये मरने वाला है। अब दोस्तों ये बात सुनकर सेपाला काफी नाराज और दुखी हो जाता है और इसके बाद उसकी वाइफ उसको समझाने की कोशिश करती है। तभी सेपाला रोने लगता है और अपनी वाइफ से कहता है कि तुमने मुझसे सही कहा था कि टोगो को अपने साथ लेकर मत जाओ, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और उसकी आज ये कंडीशन सिर्फ मेरी वजह से है। अब दोस्तों इसके बाद अगली सुबह टोगो की कंडीशन पहले से काफी बेटर हो जाती है और जब सेपाला टोगो को घर पर छोड़कर अपनी स्लेज कार में कहीं जा रहा होता है तभी टोगो घर से निकलकर सेपाला के पीछे पीछे भागने लगता है और तभी सेपाला अपनी स्लेज कार रोकता है और अब सेपाला को इस बात का एहसास होता है
कि टोगो इतने साल एक लीड डॉग इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि सेपाला ने उसे इस काम की ट्रेनिंग दी थी, बल्कि वो इसलिए एक लीड डॉग बना रहा क्योंकि वो हर पल सेपाला के साथ रहना चाहता था और उसके लिए ही जीना चाहता था। अब दोस्तों इसके बाद सेपाला टोगो को एज ए पेट अपने घर में रखता है। अब वो रोज उसके साथ पैदल घूमने जाने लगता है और वो अपनी वाइफ और टोगो के साथ कुछ खूबसूरत यादें बनाने लगता है। अब दोस्तों इस मूवी में हमें बताया जाता है कि इसके बाद टोगो ने 2 सालों तक अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया। टोगो की ब्लड लाइन की पपी लेने के लिए दुनिया भर के मशर्स की लाइन लगने लगी। अब दोस्तों दिसंबर 1929 में एक ऐसा काला दिन आया जिस दिन टोगो इस दुनिया को छोड़कर चला गया और सेपाला के मन में अपनी यादें छोड़ गया। दोस्तों 1929 में वो एंटीडोट लाने के लिए 20 सिलेक्ट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया होता है और 19 टीम्स में से हर किसी ने ऑन एन एवरेज 31 माइल्स का सफर तय किया होता है, लेकिन उस एंटीडोट को लाने के लिए अकेले सेपाला ने 264 माइल्स का सफर तय किया होता है। अब दोस्तों उस कंफ्यूजन और रूमर के फैलने की वजह से 1925 में न्यूयॉर्क में बाल्टो का स्टैचू भी बनवाया जाता है, लेकिन सन 2011 में टाइम मैगजीन के एक आर्टिकल के थ्रू सभी लोगों को 1925 के असली हीरो के बारे में पता चला। अब दोस्तों ये रियल लाइफ टोगो और सेपाला की फोटो है। तो दोस्तों अब तक आपको ये एक्सप्लेनेशन सुनकर पता चल ही गया होगा कि कैसे एक डॉग एक रियल लाइफ हीरो बना। दोस्तों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। तो दोस्तों आज का ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको आज की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।